अध्याय 1। गलत शरीर गलत शरीर। आर्यन की आंखें खुली और सबसे पहले जो उसने महसूस किया वो था दर्द, एक तेज दर्द उसके सर में। उसने सोचा था कि वो अपने छोटे से अपार्टमेंट में उठेगा, लेकिन जब उसकी नज़र ऊपर चली गई तो उसने देखा कि वो एक शानदार मखमली कैनोपी वाले बिस्तर पर लेटा है। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। ये क्या मजाक है, आर्यन बड़बड़ाया। लेकिन जब उसने अपनी आवाज़ सुनी तो वो हैरान रह गया। ये उसकी आवाज़ नहीं थी, ये आवाज़ गहरी, ठंडी और रोबदार थी। वो हड़बड़ा कर उठा और आईने के पास गया। जो चेहरा उसने देखा, उसे देखकर उसका खून जम गया। सिल्वर बाल, बर्फ जैसी नीली आंखें और एक खूबसूरत लेकिन क्रूर चेहरा। ड्यूक कैलम वेन, आर्यन ने फुसफुसाया। ये वही विलेन था हमारे उपन्यास का जो आर्यन ने कल रात पढ़ा था, राजकुमार की तलवार। क्या उपन्यास में सीलम एक मनोरोगी खलनायक था जो पुरुष प्रधान था? राजकुमार अलारिक को मरने के लिए पागल था और उपन्यास के अंत में अलारिक वापस आता है और सीलम का सर काट देता है। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने अभी तक प्रिंस को नहीं मारा है ना? उसने खुद से पूछा। तभी दरवाजा खुला और एक नौकर डरते हुए अंदर आया। आपकी कृपा, नौकर की आवाज कांप रही थी। आज रात भोज है, प्रिंस अलारिक वहां होंगे। क्या आपने जहर जहर तैयार कर लिया है? आर्यन को याद आया, आज की रात ही सीलम ने प्रिंस को जहर देने की कोशिश की थी। अगर वो आज ये करता है तो उसका डेथ वारंट साइन हो जाएगा। आर्यन ने अपनी ठंडी नीली आंखों से नौकर को देखा। नहीं, आज रात कोई जहर नहीं होगा। आज रात हम सिर्फ वाइन पिएंगे। बॉलरूम सोने और हीरो से चमक रहा था, लेकिन जैसे ही ड्यूक सीलम आर्यन ने एंट्री ली, सन्नाटा छा गया। लोग डर के मारे पीछे हट गए। सीलम की प्रतिष्ठा ही ऐसी थी, द ब्लड ड्यूक। आर्यन ने अपनी घबराहट छुपाने के लिए एक अहंकारी मुखौटा पहन लिया। वो सीधा चलता रहा, लेकिन अंदर से वो चीख रहा था, मुझे बस किसी कोने में छुपना है। तभी उसने उसे देखा, राजकुमार अलारिक। वो उपन्यास के विवरण से भी ज्यादा सुंदर था। काले बाल, सुनहरी आंखें और एक ऐसी आभा जो किसी को भी झुका दे। लेकिन आज रात अलारिक की आंखों में थकन थी। मूल कहानी के हिसाब से सीलम को अभी अलारिक के पास जाना था और उसे एक जहरीला पे ऑफर करना था। अलारिक ने सीलम को आते हुए देखा और उसका हाथ अपनी तलवार की तरफ गया। ड्यूक वेन, अलारिक ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने सोचा नहीं था तुम आओगे। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसने एक वेटर से 2 गिलास उठाए, बिना जहर वाले। प्रिंस, आर्यन ने कहा, अपनी आवाज को शांत रखते हुए, मैं यहां लड़ने नहीं आया, मैं बस जिंदा रहना चाहता हूं। उसने ग्लास अलारिक की तरफ बढ़ाया। अलारिक ने ग्लास को शक की नजर से देखा। इसमें क्या मिला है सीलम, आर्सेनिक या कुछ नया? पूरी महफिल उन्हें देख रही थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए, जो थोड़ा नर्वस लग रहा था, खुद वो ग्लास पिया जो वो अलारिक को दे रहा था। पूरा ग्लास एक सांस में। सिर्फ वाइन है महामहिम, आर्यन ने खाली ग्लास दिखाया। मैं आज रात छुट्टी पर हूं। अलारिक की आंखें फैल गईं। ये पहली बार था जब सीलम ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी। ये व्यवहार अप्रत्याशित था। भोज के बाद आर्यन भगने की कोशिश कर रहा था, बस अपने घर जाना था और योजना बनानी थी कि इस देश से कैसे भागा जाए। लेकिन जैसा ही वो बगीचे के अंधेरे रास्ते से गुजरा, एक साया उसके पीछे आया। इसे पहले कि आर्यन रिएक्ट कर पाता, एक मजबूत हाथ ने उसका गला पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। प्रिंस अलारिक का चेहरा उसके चेहरे से इंच दूर था। तुम कौन हो? अलारिक ने गुर्राया, क्योंकि तुम सीलम वेन तो नहीं लगते। आर्यन का दम घुट रहा था, लेकिन उसने अलारिक की आंखों में देखा, मैं कैलम ही हूं। अलारिक, बस मेरा सर दर्द कर रहा है। अलारिक ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। कैलम कभी मुझे अलारिक नहीं बुलाता, वो हमेशा योर हाइनेस कहता है। ताना मारते हुए, तुमने आज मुझे जहर क्यों नहीं दिया? आर्यन ने सच बोलने का रिस्क नहीं लिया। शायद मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हें बोर करना पड़ेगा। अलारिक की आंखों में गुस्सा और कंफ्यूजन दोनों थे। वो थोड़ा और करीब आया, इतना करीब कि आर्यन उसकी सांसें महसूस कर सकता था। उबाऊं, अलारिक ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक खतरनाक किनारा था। तो अब तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? अलारिक ने अपना हाथ आर्यन के गले से हटाकर उसकी कमर पर रखा, उसे दीवार से और जोर से दबाया। ये पोजीशन लड़ी की काम और रोमांस ज्यादा लग रही थी। अगर ये कोई चल रहा है कैलम, अलारिक ने कहा। उसका हाथ आर्यन की कमर पर टाइट हो गया। तो याद रखना,
मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था, डर से भी और अजीब सी टेंशन से भी। मैं कोई चल नहीं रहा, आर्यन ने कहा, मैं बस रिटायर होना चाहता हूं। अलारिक हंसा, एक अंधेरा, धीमी आवाज, रिटायर? तुम मेरे हो सीलम, जब तक मैं ना कहूं तुम कहीं नहीं जाओगे। अगली सुबह आर्यन ने अपना बैग पैक किया। बाद में जाएगा ये प्लॉट, में गांव जा रहा हूं खेती करने। लेकिन जैसा ही वो दरवाजा खोलने वाला था, शाही गार्ड्स, रॉयल गार्ड्स वहां खड़े थे। सम्राट का आदेश है, कैप्टन ने कहा। ड्यूक वेन को प्रिंस अलारिक का पर्सनल कॉम्बैट ट्यूटर बनाया गया है। आर्यन का मुंह खुला रह गया, क्या मैं ट्यूटर? ये अलारिक की चाल थी। वो सीलम को अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता था ताकि वो उस पर नज़र रख सके। ट्रेनिंग ग्राउंड में अलारिक बिना शर्त के पसीने में भीगा हुआ तलवारबाजी कर रहा था। आर्यन कैलम शेड में बैठा एप्पल खा रहा था। तुम मुझे सिखाने वाले थे, अलारिक ने गुस्से में कहा, अपनी तलवार आर्यन की तरफ पॉइंट करते हुए। आर्यन ने अलसी अंदाज में कहा, तुम्हें सब आता है, मैं बस यहाँ नैतिक समर्थन के लिए हूँ। अलारिक गुस्से में आगे बढ़ा और आर्यन को कॉलर से पकड़कर उठा लिया। उठो, लड़ो मुझसे। आर्यन ने मजबूरी में तलवार उठाई। सीलम की बॉडी में मसल मेमोरी थी, इसलिए जैसे ही अलारिक ने अटैक किया, आर्यन ने सहज रूप से ब्लॉक किया। उनकी तलवारें टकराएं, चिंगारी उड़े। अलारिक की आंखों में एक चमक थी, जुनून की। वो आर्यन पर हमला कर रहा है, हर बार और तेज और आक्रामक। एक कदम में अलारिक ने आर्यन की तलवार गिरा दी और उसे जमीन पर गिरा दिया, खुद उसके ऊपर आ गया। दोनों हाँफ रहे थे। अलारिक का पसीना आर्यन के चेहरे पर तप रहा था। तुमने अपनी स्किल्स छुपाई हुई थी, अलारिक ने हाँफते हुए कहा। वो हटने का नाम नहीं ले रहा था। आर्यन ने नीचे से उसे देखा, क्या अब हम ब्रेक ले सकते हैं? अलारिक ने आर्यन के बालों को पीछे किया। उसका टच अनपेक्षित तरीके से सॉफ्ट था। नहीं, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। एक हफ्ते बाद आर्यन और अलारिक शाही जंगल में शिकार पर। अलारिक अभी भी आर्यन पर शक करता था, लेकिन उसके साथ वक्त बिताता था, पसंद आने लगा था। अचानक पेड़ के पीछे से एक तीर आया। ये सीलम का प्लान नहीं था, ये कोई और था। अलारिक झुको, आर्यन चिल्लाया। बिना सोचे आर्यन अलारिक के सामने कूद गया। तीर आर्यन के कांधे में लगा। आह! आर्यन दर्द से कराह उठा और घुटनों पर गिर गया। उसने सीलम को गिरते हुए देखा, वही आदमी जो उसे मरना चाहता था, आज उसके लिए खून बहा रहा था। अलारिक ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और हत्यारे को वहीं ढेर कर दिया। फिर वो आर्यन के पास भागा। कैलम, अलारिक की आवाज में पहली बार डर था। उसने आर्यन को अपने भगवान में उठाया। खून आर्यन के सफेद शर्ट को लाल कर रहा था। तुमने क्यों? अलारिक ने पूछा। उसका हाथ आर्यन के जख्म पर था। आर्यन ने दर्द में मुस्कुराया, कहा था ना, मैं तुम्हें मरना नहीं चाहता, और वो बेहोश हो गया। जब आर्यन की आंखें खुलीं, वो अपने कमरे में नहीं, बल्कि प्रिंस के शाही कमरे में था। अलारिक उसके बिस्तर के पास बैठा था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो सोया ना हो। जैसा ही आर्यन हिला, अलारिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतना जोर से दर्द हुआ। तुम जिंदा हो? अलारिक ने फुसफुसाया। हाँ, लगता तो है, आर्यन ने सूखे गले से कहा। अब क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? अलारिक का चेहरा बदल गया। वो आगे झुका। उसकी आंखों में अब शक नहीं, बल्कि एक पागलपन, एक जुनून था। घर? अलारिक ने आर्यन के कान के पास कहा। तुम्हारा घर अब यहाँ है, मेरे पास। उसने आर्यन के हाथ को अपने होठों से लगाया, जहां खून लगा था। तुमने मेरे लिए खून बुलाया है सीलम, अब तुम्हारी हर सांस पर मेरा हक है। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, मौत भी नहीं। अध्याय 6। आर्यन कैलम को होश आए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन वह अभी भी प्रिंस अलारिक के कमरे में कैद था। मुझे अपने कमरे में जाना है, आर्यन ने बचाकर कहा, बिस्तर से उठने की कोशिश करते हुए। दरवाजे पर खड़ा अलारिक, जो एक फाइल पढ़ रहा था, तुरंत पलटा। उसने फाइल फेंक दी और आर्यन के पास आया, उसे वापस बिस्तर पर धकेल दिया। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगे। अलारिक की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक धमकी थी। मैं ठीक हूं, आर्यन चिल्लाया, ये किडनैपिंग है। अलारिक बेड के किनारे बैठ गया, आर्यन को घेरे हुए। उसने सूप का कटोरा उठाया। मुंह खोलो, अलारिक ने ऑर्डर दिया। आर्यन ने मुंह फेर लिया। मैं बच्चा नहीं हूं। अलारिक ने आर्यन का जबड़ा जबड़ा पकड़ा, सख्ती से, लेकिन दर्दनक नहीं, और उसका चेहरा
अपनी तरफ मोड़ दिया, उसकी सुनहरी आंखें आर्यन की नीली आंखों में गड़ गईं। तुम मेरे लिए जख्मी हुए हो, कैलम, अलारिक ने धीरे से कहा। जब तक मैं ना कहूं कि तुम ठीक हो, तब तक तुम इस बिस्तार से जोड़ी नीचे नहीं रखोगे। खाना खाओ, वरना मैं जबरदस्ती खिलाऊंगा। आर्यन ने अलारिक की आंखों में वो पागलपन देखा और चुपचाप मुंह खोल दिया। अलारिक के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। वो ऐसे खिला रहा था जैसे कोई अपना सबसे कीमती खिलाड़ी देख रहा हो। तीसरे दिन अलारिक किसी मीटिंग में व्यस्त था। आर्यन को आखिरकार गार्डन में टहलने की इजाजत मिली, गार्ड्स के साथ पूर्णविराम। तभी एक नया चेहरा सामने आया, ड्यूक लिसेंडर। वो पड़ोसी राज्य का राजनिक था, मुलायम भूरे बाल, हरी आंखें और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान। वो अलारिक का बिल्कुल विपरीत था। ड्यूक वेन, लिसेंडर ने आर्यन को देखा और मुस्कुराया। मैंने सुना आपने प्रिंस की जान बचाई, काफी बहादुर हैं आप। आर्यन, जो अलारिक की आक्रामक ऊर्जा से थक चुका था, लिसेंडर की शराफत देखकर पिघल गया। बहादुरी नहीं, बस बेवकूफ़ी थी, आर्यन ने हल्के से कहा। लिसेंडर हंसा, एक मीठी आवाज। आप काफी विनम्र हैं वैसे, मैंने सुना है आपको साहित्य पसंद है। लिसेंडर ने अपनी जेब से एक पुरानी किताब निकाली। ये मेरे देश की शायरी है, शायद आपको पसंद आए। आर्यन ने खुशी से किताब ली। धन्यवाद, यहाँ तो लोग सिर्फ तलवारबाजी की बात करते हैं। दोनों गार्डन की बेंच पर बैठ गए, बातें करने लगे। आर्यन हंस रहा था, आराम कर रहा था। लिसेंडर ने आर्यन के बालों से एक पत्ती हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। आपके बाल चांदी जैसे चमक रहे हैं, लिसेंडर ने नरम स्वर में कहा। आर्यन को ये अटेंशन अच्छी लग रही थी। लागा का प्रयोग करें, शायद ये दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है। अध्याय 8, हरी आंखों वाला राक्षस, जलान की आग। ऊपर बालकनी पार प्रिंस अलारिक खड़ा था। उसके हाथ ने रेलिंग को इतने जोर से पकड़ा था कि पत्थर में दरार आ गई थी। उसने लिसेंडर को आर्यन के बालों को छूटे हुए देखा। उसने आर्यन को लिसेंडर के लिए हंसते हुए देखा, वो हंसी जो आर्यन ने अलारिक को कभी नहीं दी थी। अलारिक की आंखें गुस्से से काली पड़ गईं। रक्षक, अलारिक ने गुर्राया, ड्यूक लिसेंडर को तुरंत मेरे ऑफिस में भेजो और सीलम को। वो रुका, उसकी सांसें भारी थी। कैलम को मेरे कमरे में लाओ अभी। गार्डन में गार्ड्स ने आर्यन को घेर लिया। आपकी कृपा, प्रिंस ने आपको बुलाया है। आर्यन की हंसी रुक गई। लिसेंडर ने चिंता से देखा, सब ठीक है? पता नहीं, आर्यन ने कहा और गार्ड्स के साथ चला गया। जैसा ही वो अलारिक के कमरे में घुसा, दरवाजा उसके पीछे जोर से लॉक हुआ। अलारिक खिड़की की तरफ पीठ करके खड़ा था। कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा था। तुम्हें मजा आया? अलारिक ने बिना मुड़े पूछा। क्या? आर्यन कंफ्यूज हो गया था। अलारिक घुमा, वो शांत नहीं था, वो एक तूफान था। वो आर्यन की तरफ बढ़ा, हर कदम पर आर्यन पीछे हट गया जब तक कि वो दीवार से नहीं टकरा गया। अलारिक ने आर्यन को दीवार पर पिन किया, दोनों हाथ उसके सर के दोनों तरफ रख दिए। मैंने तुम्हें मन किया था ना? अलारिक ने आर्यन के चेहरे के पास फुसफुसाया। मैंने कहा था तुम मेरे हो। मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता, आर्यन ने गुस्से में कहा। वो सिर्फ एक किताब दे रहा था। वो तुम्हें छू रहा था, अलारिक चिल्लाया। उसका कंट्रोल टूट गया। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा, वही हाथ जो लिसेंडर ने छुआ था। तुम्हें लगता है वो अच्छा है क्योंकि वो तुम्हें कविता सुनाता है? अलारिक ने आर्यन को और करीब खींचा। वो तुम्हें सुरक्षित नहीं रख सकता सीलम, मैं कर सकता हूं। मैं तुम्हें दुनिया से बचा सकता हूं और अगर जरूरी पड़ी तो मैं तुम्हें दुनिया से छुपा भी सकता हूं। आर्यन डर गया था, लेकिन अलारिक की आंखों में जो दर्द और जुनून था वो इग्नोर नहीं कर पा रहा था। तुम मुझे डरा रहे हो, अलारिक, आर्यन ने धीरे से कहा। अलारिक की अभिव्यक्ति नरम हुई, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। उसने अपने सारे आर्यन के कंधे पर रख दिया, जैसे वो हार मान रहा हो। डरो मत, अलारिक ने आर्यन की गार्डन पर एक सॉफ्ट किस किया, एक चेतावनी, एक दावा। बस मुझे छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि अगर तुमने किसी और की तरफ देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। आर्यन कांप उठा। ये प्यार नहीं था, ये पागलपन था। लेकिन आर्यन का दिल वो क्यों इतनी जोर से धड़क रहा था? अध्याय 10, स्वामित्व का चिन्ह, हक की निशानी। 00:17:15। अगली शाम एक रॉयल बॉल थी। आर्यन ने सोचा वो बीमार होने का बहाना बनाएगा, लेकिन अलारिक ने नौकर भेजा। कपड़े प्रिंस ने खुद चुने थे, काले मखमली सूट जिस पर सोने की कढ़ाई थी, लारिक के रंग। जब आर्यन तैयार होकर हॉल में आया, सबकी नजरें उस पर थीं। वो प्रिंस का
पार्टनर लग रहा था। लिसेंडर भी वहां था। वो आर्यन की तरफ बढ़ने ही वाला था कि अलारिक बीच में आ गया। अलारिक ने आर्यन की कमर पर हाथ रखा, पॉजेसिव और टाइट। उसने लिसेंडर को एक ठंडी नज़र दी और आर्यन को डांस फ्लोर पर खींच लिया। 00:18:00 म्यूजिक शुरू हुआ। अलारिक ने आर्यन को अपना इतना करीब रखा कि हवा भी उनके बीच से नहीं गुजर सकती थी। सब हमें देख रहे हैं, आर्यन ने फुसफुसाया, शर्मिंदा होकर। देखने दो, अलारिक ने कहा, आर्यन को घुमाते हुए। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम किसके हो। डांस के बीच में अलारिक ने जानबूझकर अपना हाथ आर्यन की गर्दन पर रखा, जहां कल उसने किस किया था, हिक्की पूर्णविराम। लिसेंडर ने वो निशान देखा और उसका चेहरा उतर गया। आर्यन ने अलारिक को घूरा, तुमने ये जानबूझकर किया। अलारिक ने आर्यन के कान में मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा, तुम सिर्फ मेरे हो, सीलम, सिर्फ मेरे। अध्याय 11, अंधेरे की खबर। अलारिक का जुनून अब आर्यन का दम घुट रहा था। वो बाथरूम भी अकेला नहीं जा सकता था बिना गार्ड के। एक रात आर्यन अपने कमरे की बालकनी पर खड़ा था, तभी एक साया छाया पेड़ के बीच से ऊपर आया। वो रियान था, हाउस वेन का सबसे वफादार जासूस। माई लॉर्ड, रियान ने हाँफते हुए कहा, बालकनी की रेलिंग पर लटके हुए आपको वापस आना होगा। आर्यन चौंक गया, रियान, क्या हुआ है? रियान का चेहरा पसीने से भीगा था। वेन मिशन खत्म हो रहा है, लोग गायब हो रहे हैं, खजाना खाली हो रहा है। अगर आप वहां नहीं गए तो हाउस वेन का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। आर्यन का दिल बैठ गया। भले ही वो असली सीलम नहीं था, लेकिन अब ये बॉडी और ये जिम्मेदारी उसकी थी। मैं अलारिक से बात करूंगा, आर्यन ने कहा। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर आर्यन ने हिम्मत करके कहा, अलारिक, मुझे अपने घर जाना है कुछ दिनों के लिए। अलारिक ने अपना कांटा नीचे रखा, आवाज तेज थी, नहीं, मेरा एस्टेट मुसीबत में है, आर्यन ने बहस की। अलारिक ने आर्यन की आंखों में देखा। उसकी सुनहरी आंखों में एक ठंडक थी। तुम्हारा एस्टेट मैं संभाल लूंगा, तुम यहां रहोगे मेरी नजरों के सामने। आर्यन समझ गया, अलारिक यूज कभी जाने नहीं देगा, भागना ही पड़ेगा का प्रयोग करे। अध्याय 12, महान पलायन, पिंजरा तोड़ना। भागना आसान नहीं था। अलारिक का महल एक किला था, लेकिन आर्यन के पास एक फायदा था। उसने राजकुमार की तलवार उपन्यास पढ़ी थी। पता था कि महल के नीचे एक पुराना सीवेज सुरंग है जो सीधी नदी के पास खुलता है। रात के 2 बजे बाहर तूफान आया था। आर्यन ने अपने बिस्तर पर तकिए को ऐसे सजाया जैसे वो सो रहा हो। उसने नौकर के कपड़े पहने और खिड़की से रस्सी के सहारे नीचे उतरे। बारिश ने गार्ड की विजिबिलिटी कम कर दी थी। टनल बदबूदार और अंधेरी थी, लेकिन आर्यन रुक नहीं सकता था। हर आहट पर उसे लगता था कि अलारिक उसके पीछे है। बस थोड़ा और, आर्यन खुद को मोटिवेट कर रहा था। जब वो नदी के किनारे पहुंचा, रियान वहां एक छोटी नाव के साथ तैयार था। जल्दी मेरे भगवान, रियान चिल्लाया। जैसे ही नाव पानी में उतरी, आर्यन ने पीछे मुड़कर महल की तरफ देखा। अलारिक के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। आर्यन के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। वो मुझे ढूंढ लेगा, और जब वो ढूंढेगा तो वो शैतान बन जाएगा। अध्याय 13, भूतिया महल, भूतिया महल। 2 दिन के सफर के बाद आर्यन अपने अकेले वेन क्षेत्र पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचे ही उसकी जोड़ी जम गई। उपन्यास में लिखा था कि ड्यूक वेन का हवेली शानदार और नौकचाकरों से भरा था, लेकिन जो आर्यन देख रहा था वो एक खंडर लग रहा था। बड़े लोहे के गेट पर जंगल लग गया था। बगीचा सूख चुका था, खिड़कियां धूल से ढकी थी। हाँ, ये मेरा घर है, आर्यन ने रियान से पूछा। रियान ने सारा झुक लिया। जब से आप प्रिंस के पास गए, अफवाह फैल गई कि प्रिंस ने आपको कैद कर लिया है और हाउस वेन अब खत्म है। डर के मारे आधे लोग भाग गए। आर्यन ने भारी दरवाजा धकेला, क्रीक आवाज प्योर हॉल में गूंज गई। अंदर सन्नाटा था। फर्नीचर पर सफेद चादरें पड़ी थी, झूमर पर मकड़ी के जले थे। कोई है? आर्यन की आवाज गूंजी। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की साए। ये किसी ड्यूक का घर नहीं, किसी भूत का घर लग रहा था। आर्यन को एहसास हुआ कि सीलम की विलेन वाली इमेज और अलारिक के डर ने इस जगह को बंजार बना दिया था। अध्याय 14, कुछ वफादार लोग। आर्यन हॉल के बीच में खड़ा था, तभी एक कमजोर सी आवाज आई।
युवा मास्टर, एक बूढ़ा आदमी, सेबास्टियन हेड बटलर, लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे आया। उसके पीछे सिर्फ दो और नौकर थे, एक रसोइया और एक नौकरानी। बस यही बचे थे, हजारों की फौज में सिर्फ 3 लोग। सेबस्टियन आर्यन के जोड़ों में गिर गया, रोते हुए, हमें लगा आप मर गए, हमें लगा प्रिंस ने आपको। आर्यन ने जल्दी से उपयोग उठाया, मैं जिंदा हूं सेबस्टियन। सेबस्टियन ने आर्यन को खाना दिया, सूखी ब्रेड और थोड़ा सा सूप। किचन में राशन खत्म हो रहा था। बाकी सब कहाँ गए? आर्यन ने पूछा। सब डर गए मास्टर, सेबस्टियन ने कहा। प्रिंस अलारिक के गार्ड आए थे, उनको कहा कि जो भी वेन के साथ रहेगा वो गद्दार माना जाएगा। सब अपनी जान बचाकर भाग गए। आर्यन की मुट्ठी भेज गए। अलारिक ने सिर्फ कैद नहीं किया था, उसने आर्यन की पूरी दुनिया को धीरे धीरे तोड़ दिया था, ताकि आर्यन के पास वापस अलारिक के पास जाने के अलावा कोई रास्ता ना बचे। वो प्यार नहीं करता, आर्यन ने गुस्से में सोचा, वो शिकार करता है। अध्याय 15। तूफान आता है, तूफान की दस्तक। रात हो गई थी। आर्यन अपने पुराने कमरे में था, जो अभी भी वैसा ही था जैसा सीलम ने छोड़ा था। बाहर तूफान जोरों पर था, बिजली कड़क रही थी। अचानक हवेली का मेन गेट टूटने की जोरदार आवाज आई, धमाका। आर्यन खिड़की की तरफ भागा। नीचे आंगन में बारिश के बीच घोड़ों घोड़ों की एक फौज खड़ी थी, और सबसे आगे एक काले घोड़े पर राजकुमार अलारिक बैठा था। वो भीगा हुआ था, उसके बाल चेहरे पर चिपके थे, लेकिन उसकी आंखें वो अंधेरे में भी चमकता हुआ सोना लग रही थी। सेबस्टियन दौड़ता हुआ कमरे में आया। मास्टर, प्रिंस आ गए, वो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। आर्यन का दिल गले में आ गया। उसने सोचा था कि उसे कुछ दिन मिलेंगे, लेकिन अलारिक ने उसे 48 घंटे में ढूंढ लिया। नीचे से अलारिक की आवाज आई, वो चिल्लाया नहीं, उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शुद्ध हवेली में गूंज गई। केलम, बाहर आड़ो। ये रिक्वेस्ट नहीं थी, ये मौत का फरमान था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली, भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा। जैसे ही वो मुख्य हॉल में पहुंचा, दरवाजा खुला और अलारिक अंदर आया। पानी उसके कप से तप रहा था। वो आर्यन की तरफ बढ़ा, हर कदम पर फ्लोर हिल रहा था। अलारिक आर्यन के ठीक सामने आकर रुका। उसने आर्यन का भीगा हुआ चेहरा देखा, फिर वो खाली टूटा हुआ हवेली देखा। तुमने सोचा तुम मुझसे भागकर यहाँ छुपोगे? अलारिक ने फुसफुसाया, एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ जो आर्यन की रूह कंपा दे। कब्रिस्तान में है। अध्याय 16। जिद का टकराव। अलारिक आर्यन की तरफ बढ़ा, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसने आर्यन के कंधे पकड़े और उसे झंझोड़ दिया। जवाब दो मुझे, अलारिक गुर्राया। तुमने भागने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें लगा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसे नजरें नहीं झुकी। मैं भागा क्योंकि तुमने मेरा बांध घोंट दिया था, अलारिक, आर्यन चिल्लाया। अलारिक को धक्का देते हुए, तुमने मुझे कैद कर लिया था, तुमने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। देखो इस जगह को, ये घर नहीं, एक कब्रिस्तान है। अलारिक ने चारों तरफ फैली धूल और टूटे हुए फर्नीचर को देखा। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, अलारिक ने ठंडी आवाज में कहा, ताकि तुम्हारे पास वापस आने की कोई वजह ना बचे, ताकि तुम सिर्फ मेरे पास रहो। आर्यन को विश्वास नहीं हुआ। ये प्यार नहीं है अलारिक, ये पागलपन है। अगर तुम मुझे वापस ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे बांध कर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से उस सोने के पिंजरे में वापस नहीं जाऊंगा। दोनों के बीच सन्नाटा छा गया, सिर्फ तूफान की आवाज थी। अलारिक की मुट्ठी भींची हुई थी, जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हो। अध्याय 17। शर्त। अलारिक ने एक गहरी सांस ली और आर्यन का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचा। गदी तैयार है, हम अभी निकल रहे हैं। आर्यन ने अपनी जोड़ी जमा ली नहीं। उसने अलारिक का हाथ झटका दिया। अगर तुम्हें मैं चाहिए अलारिक, तो तुम्हें मुझे यहां रखना होगा, मेरे घर में। अलारिक रुका, वो घुमा, उसकी अभिव्यक्ति खतरनाक थी। यहां खंडर में है, यहां न खाना है, न सुरक्षा, न सुविधा। तो ठीक है, आर्यन ने चैलेंज किया, अलारिक की आंखों में आंखें डालकर। चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अलारिक आर्यन को घूरता रहा। वाह प्रिंस था, वो ऐसी जगह पर रहने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर उसने आर्यन के चेहरे पर वो डर और जिद देखी। एहसास हुआ कि अगर वो आज आर्यन को जबरदस्ती ले गया तो वो आर्यन को हमेशा के लिए खो देगा। अलारिक ने धीरे से अपना केप उतारा
और एक धूल भरे सोफे पर फेंक दिया। ठीक है, अलारिक ने कहा। उसकी आवाज में एक अंधेरा वादा था। अगर तुम नरक में रहना चाहते हो सीलम, तो मैं भी यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। आर्यन का मुंह खुला रह गया। क्या? अलारिक ने दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। तुम जहां रहोगे मैं वहीं रहूंगा, चाहे वो महल हो या खंडर। अध्याय 18 खंडहरों में राजकुमार। अलारिक ने अपनी पूरी सेना को वापस भेज दिया। सिर्फ कुछ गार्ड्स को बाहर पहरा देने के लिए रोका। अंदर का नज़ारा अजीब था। देश का सबसे ताकतवर प्रिंस एक टूटे हुए हवेली में था। सेबस्टियन बटलर डर के मारे कांप रहा था। महामहिम, हमारे पास आपके लायक बिस्तर नहीं है, सिर्फ मास्टर सीलम का कमरा ठीक हालत में है। अलारिक ने आर्यन की तरफ देखा और मुस्कुराया। कोई बात नहीं, हम शेयर कर लेंगे। आर्यन का चेहरा लाल हो गया। बिल्कुल नहीं, तुम सोफे पर सोओगे। रात को अलारिक ने अपने शाही कपड़े उतारकर एक सिंपल शर्ट पहनी। वो आग जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लकड़ी जलाना नहीं आता था। आर्यन दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। प्रिंस अलारिक, जो एक इशारे पर किसी का सार काट सकता था, वह अभी एक फायरप्लेस से हार रहा था। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और अंदर गया। हटो, मैं करता हूं। आर्यन ने आग जलाई। अलारिक यूज देखता रहा, गुस्से से नहीं बल्कि एक अजीब सी जिज्ञासा से। तुम बदल गए हो कैलम, अलारिक ने धीरे से कहा। पहले तुम अपने हाथ कभी गंदे नहीं करते थे। आर्यन ने आग की लपटों को देखा। वक्त सबको बदल देता है अलारिक। अध्याय 19 शारीरिक श्रम और तनाव। अगली सुबह आर्यन ने हवेली को साफ करने का फैसला किया। वो अकेला ये नहीं कर सकता था। हैरानी बात यह थी कि अलारिक ने मदद की। प्रिंस ने अपनी स्लीव्स ऊपर मोड़ ली थी। उसकी मस्कुलर आर्म्स दिख रहे थे। वो भारी फर्नीचर उठाकर साइड में रख रहा था। आर्यन एक टेबल साफ कर रहा था जब अलारिक एक भारी अलमारी को धक्का दे रहा था। थोड़ा छोड़ दिया, आर्यन ने निर्देश दिया। अलारिक रुका और पसीना पोंछा। वो आर्यन के पास आया, इतना करीब कि आर्यन उसकी बॉडी हीट महसूस कर सकता था। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं सीलम, अलारिक ने आर्यन के कानों में फुसफुसाया। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि हम जल्दी बिस्तर पर जा सके। आर्यन हदबदा गया और पीछे हटा, लेकिन टेबल से टकरा गया। अलारिक ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रख दिए, आर्यन को ट्रैप करते हुए। तुम घबरा रहे हो, अलारिक ने नोट किया। उसकी आंखें आर्यन के होठों पर थी। मैं बस थक गया हूं, आर्यन ने बहाना बनाया। अलारिक ने अपना हाथ आर्यन के माथे पर रखा, धूल साफ करते हुए उसकी उंगली आर्यन के गाल पर मछली। तुम पसीने और धूल में भी खूबसूरत लगते हो, अलारिक ने कहा। शायद मुझे तुम्हें यहीं रखना चाहिए जहां कोई और तुम्हें ना देख सके। माहौल गर्म हो रहा था, लेकिन तभी सेबस्टियन अंदर आ गया। मास्टर, छत से पानी टपक रहा है। अलारिक ने गुस्से में सेबस्टियन को घूरा और आर्यन ने राहत की सांस ली। अध्याय 20 ठंडी रात। रात बहुत ठंडी थी। तूफान की वजह से हवेली का तापमान गिर गया। आर्यन अपने बिस्तर पर ठिठुर रहा था, कंबल पतला था। अचानक अपने पीछे एक गर्माहट महसूस हुई। अलारिक उसके बिस्तर में घुस आया था। उसने आर्यन को पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया। अलारिक, क्या कर रहे हो? आर्यन ने विरोध किया। चुप रहो, अलारिक ने नींद में भारी आवाज में कहा। ठंड है और मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता। अलारिक की बॉडी एक हीटर की तरह गर्म थी। आर्यन ने हटने की कोशिश की, लेकिन अलारिक ने अपनी जोड़ी आर्यन के जोड़े पर रख दिया और उसे करीब खींचा। आर्यन की पीठ अलारिक के चौड़े सीने से लगी हुई थी। क्यों? आर्यन ने अंधेरे में पूछा। तुम वापस महल क्यों नहीं गए? वहां आराम था। अलारिक ने आर्यन के बालों में अपना चेहरा छुपाया। क्योंकि वहां तुम नहीं थे, अलारिक ने फुसफुसाया। जब तुम भागे मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, और वो डर किसी भी ठंड से ज्यादा बुरा था। अलारिक ने आर्यन के कांधे पर एक सॉफ्ट किस किया। मैं तुम्हें दोबारा भागने नहीं दूंगा सीलम, चाहे मुझे पूरी दुनिया जलानी पड़े। आर्यन का दिल पिघल गया। उसने विरोध करना बंद कर दिया और अलारिक की गर्मी में सो गया। चौथे बैच का समापन। अध्याय 21 जाल का साया। हवेली की मरम्मत का काम चल रहा था। आर्यन और रियान जासूस गार्डन में खड़े होकर सुरक्षा योजना पर चर्चा कर रहे हैं। रियान आर्यन के काफी करीब खड़ा था। मैप दिखते हुए गलती से रियान का हाथ आर्यन के हाथ से टच हो गया। माफ करें माई लॉर्ड, रियान ने कहा, लेकिन हटा नहीं।
डर खिड़की से अलारिक ये सब देख रहा था। उसकी आंखें शिकारी जैसी थी। अलारिक नीचे आया। तेज कदमों से वो सीधा रियान के पास गया और बिना कुछ कहे आर्यन को अपनी तरफ खींच लिया। रियान, अलारिक ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा काम दीवारों की रक्षा करना है, मेरे ड्यूक को चुनना नहीं। रियान घबरा गया। महामहिम, मैं बस। जाओ, अलारिक ने ऑर्डर दिया। गेट पर पहरा दो। अगर तुम मुझे आर्यन के 10 कदम के दायरे में दिखाओ तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। रियान भाग गया। आर्यन ने गुस्से से अलारिक को देखा। वो मेरी मदद कर रहा था, तुम हर किसी से जलते क्यों हो? अलारिक ने आर्यन का चेहरा पकड़ा। क्योंकि तुम्हारे आसपास खतरा है सीलम, और मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। तभी हवा में एक सीटी की आवाज आई। एक तीर अलारिक के कान के पास से गुजरा और पीछे लकड़ी के खंबे में जा लगा। हैमलेट शुरू हो चुका था। अध्याय 22। जाग उठा। अंदर जाओ, अलारिक चिल्लाया, आर्यन को हवेली के दरवाजे की तरफ ढकेलते हुए। जंगल से 20 से ज्यादा हत्यारे निकले। ये वही लोग थे जिन्होंने पहले हमला किया था, ब्लैक वाइपर्स। उन्हें पता था कि प्रिंस यहां बिना अपनी फौज के हैं। राजकुमार का सार लाओ, उनका नेता चिल्लाया। आर्यन दरवाजे के पीछे से देख रहा था। उसने सोचा अलारिक भागेगा या छुपेगा, लेकिन अलारिक हंसा, एक ऐसी हंसी जो खून जमा दे। अलारिक ने अपनी तलवार निकाली। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं थी, सिर्फ मौत थी। अलारिक अकेला था और वो 20 थे, लेकिन ये लड़ाई नहीं थी, ये कत्लेआम वध था। अलारिक हवा की तरह तेज था। एक ही युद्ध में उसने हत्यारों को काट दिया। खून बारिश की तरह उड़ रहा था। आर्यन ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी हिंसा नहीं देखी थी। अलारिक लड़ नहीं रहा था, वो डांस कर रहा था, मौत का डांस। हर बार जब कोई हत्यारा आर्यन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, अलारिक उसके सामने आ जाता है। उसे देखना भी मत, अलारिक गुर्रिया, और हम आदमी का गला पकड़कर उसे हवा में उठा दिया और जमीन पर पटाक दिया। वो प्रिंस नहीं था, वो एक मॉन्स्टर था जो अपने खजाने की रक्षा कर रहा था। अध्याय 23। बर्फ पर खून। लड़ाई खत्म होने वाली थी, लेकिन एक हत्यारा चुपके से छत से कूदा और आर्यन के पीछे आ गया। आर्यन ने मुड़कर देखा, लेकिन देर हो चुकी थी। हत्यारे ने खंजर चलाया। आर्यन पीछे हटा, लेकिन खंजर उसके हाथ पर लग गया। एक गहरी कट लग गई। आहे, आर्यन चिल्लाया। वो आवाज सुनकर अलारिक घूमा। जब उसने आर्यन के सफेद शर्ट पर ताज़ा लाल खून देखा तो उसकी दुनिया रुक गई। अलारिक की आंखें पूरी तरह काली हो गई हैं। उसने अपनी तलवार फेंक दी और आखिरी हत्यारे की तरफ भागा। अलारिक ने हमें हत्यारे को पकड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने अपने नंगे हाथों से उस आदमी को मारना शुरू किया। तुमने उसे छुआ कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अलारिक चीख रहा था, हर शब्द के साथ एक मुक्का मार रहा था। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो आदमी हिलना बंद नहीं हो गया। आर्यन, जो दर्द में था, डर गया। अलारिक, रुक जाओ, वो मर चुका है। आर्यन की आवाज सुनकर अलारिक रुका। वो हनप रहा था, उसके हाथ खून से सने थे। वो धीरे से आर्यन की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसा डर था। कैलम, अलारिक ने फुसफुसाया, आर्यन के पास घुटनों पर बैठे हुए, मैंने तुम्हें बचा लिया ना। अध्याय 24। कार्यवाहक। अलारिक ने आर्यन को अपने भगवान में उठाया और हवेली के अंदर ले गया। वो किसी को आर्यन को चुनने नहीं दे रहा था। कमरे में अलारिक ने आर्यन को बिस्तर पर बिठाया और फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया। अलारिक के हाथ, जो अभी कुछ देर पहले जान ले रहे थे, अब आर्यन की शर्ट की स्लीव ऊपर करते हुए वक्त कांप रहे थे। दर्द हो रहा है? अलारिक ने पूछा। उसकी आवाज टूटी हुई थी। थोड़ा सा, आर्यन ने कहा। अलारिक ने जख्म को साफ किया। जब आर्यन ने दर्द से सिसकी ली तो अलारिक रुक गया। उसने आर्यन के हाथ को चूमा, ठीक जख्म के बगल में। माफ कर दो, अलारिक ने कहा। उसका सारा झुका हुआ था, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। आर्यन ने अलारिक के खून से साने बालों में हाथ डाला। तुमने मुझे बचाया अलारिक, तुम राक्षस नहीं हो। अलारिक ने ऊपर देखा। मैं हूं, लेकिन मैं तुम्हारा राक्षस हूं। अलारिक ने पट्टी बांधी और फिर आर्यन को गले लगा लिया। वो आर्यन को इतने जोर से पकड़े हुए था जैसे वो रेत की तरह फिसल जाएगा। मैं पूरी दुनिया को मार दूंगा, अलारिक ने आर्यन के कंधे पर कहा। अगर किसी ने तुम्हें दोबारा चोट पहुंचाई तो मैं इस दुनिया का हर एक इंसान खत्म कर दूंगा। आर्यन को हमें
वक्त डर नहीं लगेगा, सुरक्षा महसूस हुई का प्रयोग करें। अध्याय 25 स्वामित्व प्रतिज्ञा, जुनूनी कसम। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। रियान अंदर आया, घबराया हुआ। माई लॉर्ड, मैंने सुना आपको चोट लगी है। रियान आगे बढ़ा। अलारिक तुरंत खड़ा हो गया, आर्यन के आगे दीवार बनकर। बाह, अलारिक ने कहा। लेकिन महामहिम, मुख्य बस। मैंने कहा बाहर। अलारिक की आवाज में इतनी ताकत थी कि कमरे के शीशे हिल गए। इसके जख्म, इसका दर्द, इसकी जान सब मेरा है, तुम्हें चिंता करने का कोई हक नहीं है। रियान सर झुका कर चला गया। अलारिक वापस मुड़ा और आर्यन के ऊपर झुका, दोनों हाथ बिस्तर पर रखकर उसे पिंजरे में ले लिया। तुमने सुना मैंने क्या कहा? अलारिक ने आर्यन की आंखों में देखा। सुना, आर्यन ने फुसफुसाया। अलारिक ने अपना माथा आर्यन के माथे से लगाया। तुम मेरे हो सीलम, आज रात ने साबित कर दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। अलारिक ने आर्यन को किस किया। इस बार कोई झिझक नहीं थी, ये किस एक मोहर सील थी। खून, लड़ी और दर्द के बाद ये उनका वादा था। आर्यन ने अलारिक की शर्त पकड़कर उसे करीब खींचा। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, और शायद आर्यन अब भागना चाहता भी नहीं था। अध्याय 26 अगली सुबह। वो सुबह तूफान गुजर चुका था। सुबह की धूप टूटी हुई खिड़कियां से अंदर आ रही थी। आर्यन की आंखें खुली। वो अकेला नहीं था, अलारिक उसके बगल में सोया था। उसका एक हाथ आर्यन की कमर पर था, भारी और स्वामित्व। आर्यन ने हिलने की कोशिश की, लेकिन अलारिक की पकड़ कस गई। कहाँ जा रहे हो? अलारिक ने नींद में भारी आवाज में पूछा, अपनी आंखें खोले बिना। पानी पीन, आर्यन ने कहा। अलारिक ने आंखें खोली। वो तुरंत उठ बैठा। मैं लाता हूं, तुम लेते रहो। अलारिक, जो कल रात एक शैतान की तरह लड़ रहा था, अब एक फिक्रमंद नर्स की तरह व्यवहार कर रही थी। वो पानी लाया और आर्यन के होठों से ग्लास लगाया। मेरा हाथ टूटा नहीं है, अलारिक, आर्यन ने जल्दबाजी में कहा। चुप रहो, अलारिक ने कहा, आर्यन के माथे से बाल हटते हुए। तुम्हें चोट लगी है, जब तक वो जख्म पूरी तरह नहीं भर जाता, तुम उंगली भी नहीं उठोगे। अलारिक ने आर्यन को वापस बिस्तार पर रख दिया और खुद उसे ऊपर झुका दिया, नाक से नाक रगड़ते हुए। तुमने कल रात मुझे डर दिया था सीलम, अलारिक ने फुसफुसाया, दोबारा ऐसा मत करना। माहौल शांत और घरेलू घरेलू था, लेकिन अलारिक की आंखों में अभी भी वो डर था, उसे खाने का डर। अध्याय 27 बादशाह का पैगाम। दोहर को शांति टूट गई। हवेली के बाहर घोड़ों की टापों, खुरों की आवाज आई। इस बार ये दुश्मन नहीं है, तो शाही गार्ड। उनके हाथ में सोने की सील वाला एक स्क्रॉल था। महामहिम, सम्राट वेलेरियस का पैगाम, कैप्टन चिल्लाया। अलारिक और आर्यन बालकनी पर आए। अलारिक का चेहरा सख्त हो गया। मेरे पिता को पता चल गया। कैप्टन ने स्क्रॉल पाधा। प्रिंस अलारिक और ड्यूक वेन को तुरंत राजधानी वापस आने का हुक्म दिया जाता है। हत्या की कोशिश की जांच शाही दरबार में होगी। आर्यन ने अलारिक की तरफ देखा। हमें जाना होगा। नहीं, अलारिक ने गुस्से में कहा, वहां खतरा है, राजधानी सांपों का घर है, यहां मैं तुम्हें बचा सकता हूं। आर्यन ने अलारिक का हाथ पकड़ा। अलारिक, अगर हम नहीं जाएंगे तो सम्राट पूरी फौज भेज देंगे, तब हम नहीं लड़ पाएंगे। अलारिक ने आर्यन की आंखों में देखा। वो जानता था आर्यन सही कह रहा है। ठीक है, अलारिक ने कहा, आर्यन के हाथ को चूमते हुए, हम जाएंगे, लेकिन तुम मेरे बगल से 1 इंच भी नहीं हिलोगे। अध्याय 28 सांपों के बीच वापसी। सफर लंबा और तनावपूर्ण था। शाही बग्घी गाड़ी में अलारिक और आर्यन आमने सामने बैठे थे। जैसे ही वो राजधानी के गेट्स में दाखिल हुए, आर्यन को घुटन महसूस होने लगी। लोग सड़क पर खड़े होकर उन्हें घूर रहे थे। अफवाह फैल चुकी थी कि विलेन ड्यूक ने प्रिंस को फंसा लिया है। आर्यन ने खिड़की से पर्दा हटाया, लेकिन अलारिक ने उसे वापस खींच लिया। उन्हें मत देखो, अलारिक ने कहा, वो तुम्हारे लायक नहीं है। अलारिक ने सीट बदल ली और आर्यन के बगल में आ बैठा। उसने आर्यन का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। दारो मत, अलारिक ने फुसफुसाया, जब हम दरबार में जाएंगे तो सब तुम्हें घूरेंगे, वो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, तुम प्रिंस के हो। आर्यन ने अलारिक के कांधे पर सारा रख दिया। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी शहंशाह या दरबार से डर नहीं लगता। अलारिक ने मुस्कुराते हुए आर्यन के बालों को सहलाया। ये हुई ना बात। अध्याय 29 शाही दरबार।
महल का दरबार हॉल बड़ा और ठंडा था। सिंहासन पर सम्राट वेलेरियस बैठे थे, एक बूढ़ा लेकिन खौफनाक आदमी। अलारिक और आर्यन ने झुककर सलाम किया। तो मेरा बेटा वापस आ गया, सम्राट ने ताना मारा और अपने साथ हमारे गद्दार ड्यूक को भी ले आए। पूरा दरबार शांत था। कैलम गद्दार नहीं है, अलारिक ने आवाज उठाई। उसका सर ऊंचा था। उसने मेरी जान बचाई है 2 बार। सम्राट ने आर्यन को घूरा। जान बचाई या तुम्हें कमजोर कर दिया? मैंने सुना है तुम इस लड़के के लिए पागल हो गए हो। अलारिक, तुमने अपनी ड्यूटी छोड़ दी सिर्फ इसके पीछे भागने के लिए। सम्राट खड़े हो गए। ड्यूक वेन एक कमजोरी है और एक राजा की कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। अलारिक ने आर्यन का हाथ पकड़ा सबके सामने। ये कमजोरी नहीं है पिताजी, अलारिक ने ऐलान किया। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। ये मेरी ताकत है और अगर किसी ने इसे चुना की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं प्रिंस हूं। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अलारिक ने खुले में सम्राट को चुनौती दी थी। अध्याय 30 सोने का पिंजरा फिर से। दरबार के बाद अलारिक आर्यन को सीधा अपने शाही कमरे रॉयल चैम्बर्स में ले गया। जैसा ही दरवाजा बंद हुआ, अलारिक ने आर्यन को गले लगा लिया, इतने जोर से कि आर्यन की सांसें अटक गईं। वो तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, अलारिक ने गुस्से में कहा। उसका चेहरा आर्यन की गर्दन में छुपा हुआ था। लेकिन वो नहीं कर पाए। आर्यन ने शांत करने की कोशिश की। अलारिक ने सार उठाया। उसकी आंखें जंगली थीं। मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा, ना गार्डन में ना लाइब्रेरी में, तुम सिर्फ इस कमरे में रहोगे। आर्यन ने देखा कि अलारिक दरवाजे को लॉक कर रहा है 3 बार। अलारिक, तुम फिर से वही कर रहे हो, आर्यन ने कहा। तुम मुझे कैद कर रहे हो। अलारिक आर्यन के पास आया और उसे बिस्तर पर गिरा दिया, खुद उसके ऊपर आ गया। बाहर की दुनिया तुम्हें मरना चाहती है कैलम, अलारिक ने कहा। आर्यन के होठों को छूटे। यहाँ इस कमरे में तुम सुरक्षित हो, तुम मेरे हो। आर्यन ने अलारिक की आंखों में देखा। वहां डर था, जुनून था और बेइंतहा प्यार था। आर्यन ने अलारिक की गर्दन में हाथ डाला और उसे नीचे खींचा। ठीक है, अगर ये पिंजरा तुम्हारा है तो मुझे कैद होना मंजूर है। अलारिक ने किस किया। एक गहरा हताश चुंबन। सोने का पिंजरा फिर से बंद हो गया था, लेकिन इस बार पंछी पक्षी उड़ना नहीं चाहता था। अध्याय 31 कब्जे का स्नान। कमरा बंद था। बाहर गार्ड्स का पहरा था, लेकिन अंदर सिर्फ भाप भाप और खामोशी थी। अलारिक ने आर्यन को बाथरूम में ले जाकर टब में बिठाया। पानी गर्म था, गुलाब की पंखुड़ियां से भरा हुआ। अलारिक ने खुद आर्यन को नहलाना शुरू किया। ये सेवा नहीं थी, ये हक जताना था। अलारिक का स्पंज आर्यन की गर्दन, कंधे और चाटी पर घिस रहा था, धीरे लेकिन शायद से। तुम मुझे दर्द दे रहे हो, आर्यन ने फुसफुसाया, अलारिक की कलाई पकड़ते हुए। अलारिक रुका नहीं। उसकी आंखें आर्यन की त्वचा पर टिकी थीं। मैं हर नज़र को देख रहा था जो आज दरबार में तुम पर पड़ी, अलारिक ने गुर्राया। मैं उनकी गंदगी हटा रहा हूं ताकि तुम पर सिर्फ मेरी खुशबू रहे। अलारिक ने स्पंज फेंक दिया और अपने गीले हाथ आर्यन के चेहरे पर रखे। तुम्हें अंदाजा भी है मैं वहां क्या करना चाहता था, अलारिक ने आर्यन के होठों के पास कहा। मैं सबकी आंखें निकाल लेना चाहता था जिनको तुम्हें घूरा। आर्यन ने अलारिक की आंखों में वो अंधेरा देखा, वो भूख जो कभी शांत नहीं होती। आर्यन ने पानी से भीगा हुआ हाथ उठाकर अलारिक की गर्दन पकड़ी और उसे नीचे खींचा। तो उन्हें भूल जाओ, आर्यन ने चैलेंज किया, और मुझे याद रखो। अलारिक का कंट्रोल टूट गया। वो कपड़ों समेत टब में घुस गया। पानी छलक गया और उसने आर्यन को एक कठोर बेताब चुंबन किया। अध्याय 32 जानवर का निशान। अलारिक आर्यन को उठाकर बिस्तर पर लाया। बिस्तर गीला हो गया, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। अलारिक आर्यन के ऊपर था। उसका वजन आर्यन को गद्दे में दबा रहा था। तुमने कहा था तुम मेरे हो, अलारिक ने हाँफते हुए कहा। उसका हाथ आर्यन के गले पर था, थोड़ा दबते हुए, बस कंट्रोल दिखाने के लिए। हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। उसकी सांसें अटक रही थी। तो मुझे दिखाओ, अलारिक ने कहा। मुझ महसूस कराओ कि तुम किसी और के नहीं हो सकते। अलारिक ने आर्यन की गर्दन पर अपना मुंह रखा और काटा। आह अलारिक, आर्यन चिल्लाया, दर्द और मजा दोनों महसूस करते हुए। अलारिक ने वहां एक गहरा लाल निशान छोड़ दिया। फिर वो नीचे बढ़ा, कांधे पर, छाती पर। वाह, आर्यन को निशान कर रहा था, जैसा एक जानवर अपने इलाके पर निशान लगाता है। दर्द हो रहा है, अलारिक ने पूछा, लेकिन रुका नहीं।
हाँ, आर्यन ने सिसकी ली, अलारिक के बालों को खींचते हुए, और मत रुकना। ये सुनकर अलारिक पागल हो गया। उसने आर्यन के दोनों हाथ बेड के हेडबोर्ड पर एक हाथ से पिन कर दिए और दूसरे हाथ से आर्यन की बॉडी को एक्सप्लोर करने लगा। ये प्यार मुलायम नहीं था, ये हार्ड और मैसी था। अध्याय 33 अंधकार में। रात के अंधेरे में जब दोनों थक कर लेते थे, अलारिक ने आर्यन को पीछे से जकड़ रखा था। तुम्हें पता है, अलारिक ने आर्यन के कानों में फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। अगर तुमने कभी मुझे छोड़ने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगा? आर्यन ने अलारिक की बाहों में मुड़ने की कोशिश की, लेकिन अलारिक ने उसे हिलने नहीं दिया। मैं तुम्हारी पैर तोड़ दूंगा, सीलम, अलारिक ने कहा, बिल्कुल शांत आवाज में। मैं तुम्हें सोने की जंजीरों में बांध दूंगा ताकि तुम कभी मुझसे दूर न जा सको। ये सुनकर किसी और को डर लगता है, लेकिन आर्यन को अलारिक की धड़कन सुनाई दे रही थी। वो तेजी से भाग रही थी। ये धमकी नहीं थी, ये अलारिक का डर था। आर्यन घुमा और अलारिक का चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम्हें मेरी जोड़ी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलारिक, आर्यन ने कहा। अलारिक की आंखों में देखते हैं, क्योंकि मैं भागना नहीं चाहता। तुम्हारा ये पागलपन, ये अंधेरा, मुझे ये चाहिए। अलारिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सारे आर्यन की चैट पर रख दिया, जैसे एक बच्चा सुकून ढूंढ रहा हो। मैं बीमार हूं, अलारिक ने माना, तुम्हारे लिए बीमार हूं। तो ठीक नहीं होना, आर्यन ने कहा, और अलारिक को अपने गले लगा लिया। अध्याय 34 विद्रोह। अगली सुबह दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। प्रिंस अलारिक, सम्राट ने आपको बुलाया है। अलारिक ने आर्यन को चादर में छुपा दिया और दरवाजा खोला। सिर्फ थोड़ा सा, वो बिना शर्त के थे। उसकी पीठ पर आर्यन के नाखून के निशान थे। कह दो सम्राट से, अलारिक ने ठंडी आवाज में कहा, कि मैं आज व्यस्त हूं। लेकिन महाराज। और सुनो, अलारिक ने गार्ड्स को रोका, कल सुबह शाही मंदिर तैयार रखना। गाद हेवन था कायन। अलारिक ने पीछे मुड़कर आर्यन को देखा, जो बिस्तर पर बैठा उसे देख रहा था। क्योंकि कल मैं ड्यूक वेन से शादी कर रहा हूं, और अगर किसी ने रुकने की कोशिश की तो वो मंदिर उनकी कब्र बन जाएगा। अध्याय 35 शादी की रात। शादी का ऐलान पूरे महल में आग की तरह फैल गया। सम्राट गुस्से में थे, लेकिन अलारिक की आंखों में जुनून सवार था। उसे देखकर कोई बीच में आने की हिम्मत नहीं कर सका। रात को अलारिक ने खुद आर्यन को शादी के कपड़े पहनाए, सफेद रेशम जिस पर सोने के तार थे। अलारिक ने आर्यन के गले में एक भारी सोने का कॉलर हार पहनाया, जो एक गहना से ज्यादा एक पट्टा लग रहा था। ये कॉलर, अलारिक ने कहा, लॉक को क्लिक करते हुए दुनिया को बताएगा कि तुम किसके हो। आर्यन ने आईने में देखा। वो किसी देवता जैसा लग रहा था, लेकिन एक कैद देवता। क्या तुम्हें बुरा लगा? अलारिक ने पूछा, आर्यन के रिएक्शन को ध्यान से देखते हुए। आर्यन ने कॉलर को छुआ, ठंडा सोना उसकी गर्म त्वचा पर। नहीं, आर्यन ने अलारिक की तरफ मुड़ा, ये मुझे पसंद है, ये भारी है, तुम्हारे प्यार की तरह। अलारिक ने आर्यन को उठाकर टेबल पर बिठा दिया, सारा सामान नीचे गिरा दिया। शादी की रस्में बोरिंग होती हैं, अलारिक ने आर्यन के दोनों पैरों के बीच खड़े होकर कहा। मैं सीधा उससे पर जाना चाहता हूं, जहां मैं तुम्हें अपनी रूह में बांध लूं। उसने आर्यन को किस किया, एक भूखी चुंबन की मांग करती हुई। आज रात, अलारिक ने फुसफुसाया, मैं तुम्हें तोड़ूंगा और फिर तुम्हें वापस जोड़ूंगा, सिर्फ अपने लिए। अध्याय 36 जुनूनी शादी। वेस्टर्न वेडिंग थी। चर्च फूलों से सजा था, लेकिन हवा में तनाव था। सम्राट वेदी पर खड़ा था। उसका काला सूट उसके चौड़े कंधों पर टाइट था। जब आर्यन गलियारे पर चलता हुआ आया, सम्राट की आंखें शिकारी जैसी चमक उठी। पादरी प्रीस्ट नी पूछा, डू यू टेक दिस मैन? मैं उस पर दावा करता हूं, सम्राट ने बीच में ही बोल दिया। उसने आर्यन का हाथ इतने जोर से पकड़ा कि आर्यन की उंगलियां सफेद पड़ गईं। ये मेरा है, आज, कल और हमेशा के लिए। सम्राट ने आर्यन को किस किया, एक आक्रामक पजेसिव किस जिसने आर्यन की सांसें छीन ली। रस्में खत्म होती हैं। सम्राट ने आर्यन को सबके सामने दुल्हन की तरह उठा लिया। सम्राट, सब देख रहे हैं, आर्यन ने घबरा कर कहा। देखने दो, सम्राट ने आर्यन को अपनी छाती से लगते हुए कहा। उन्हें पता होना चाहिए कि आज रात मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। अध्याय 37 भागने की सजा। सम्राट ने शाही कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला और आर्यन को सीधा बड़े से बिस्तर पर पटक दिया।
आर्यन उठने की कोशिश कर रहा था कि सम्राट ने अपनी सिल्क की टाई निकली। तुमने मुझसे भागने की कोशिश की थी ना? सम्राट ने आर्यन के दोनों हाथ पकड़कर उसके सर के ऊपर बेड के हेडबोर्ड से बांध दिए। सम्राट प्लीज खोलो इसे, आर्यन ने चटपटाते हुए कहा। शश, सम्राट ने आर्यन के होठों पर उंगली रखी। ये तुम्हारी सजा है, आज रात तुम हिल नहीं पाओगे, सिर्फ महसूस करोगे। सम्राट की आंखें आर्यन के शादी के कपड़ों पर थीं। ये कपड़े, ये बीच में आ रहे हैं। रिप। सम्राट ने आर्यन का महंगा सिल्क शर्ट पकड़ा और एक झटके में फाड़ दिया। बटन टूटकर जमीन पर गिर गए। आर्यन अब सम्राट की भूखी नजरों के सामने बिल्कुल बेपर्दा था। अध्याय 38, तड़प और काटना। सम्राट ने आर्यन को चूमना शुरू किया। गहराई तक उसने आर्यन के मुंह को अपने मुंह से कवर कर लिया। आर्यन की सांसें चुरा ली। वो तब तक किस करता रहा जब तक आर्यन का दम घुटने नहीं लगा। फिर सम्राट ने आर्यन के नीचे होंठ को जोर से काटा। आह, आर्यन के मुंह से सिसकी निकली। सम्राट वहां नहीं रुका। वो आर्यन के कान के पास गया, वहां की कोमल त्वचा को काटा और चाटा। भीख मांगो, सम्राट ने फुसफुसाया, आर्यन की गर्दन पर निशान बनते हुए। कहो कि तुम्हें चाहिए। सम्राट के होंठ नीचे उतरे। बगीचे से चाटी तक उसने आर्यन की निपल्स को अपने दांतों से हल्का सा छेड़ा और फिर जोर से चूसा। आर्यन तड़प रहा था। हाथ बंधे होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता था, बस अपनी पीठ को आर्क कर रहा था। सम्राट प्लीज, मुझे चाहिए, आर्यन ने रोते हुए मांगा। मैं तड़प रहा हूं, मुझे पूरा करो। सम्राट हंसा, एक डार्क और डर्टी साउंड। यही तो मैं चाहता हूं, तुम्हारी ये तड़प, ये सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए। अध्याय 39, टूटा। आर्यन की भीख सुनकर सम्राट का आखिरी कंट्रोल, संयम भी टूट गया। तुमने मांगा, सम्राट ने कहा, अपनी पोजीशन लेते हुए अब झेलो। सम्राट ने बिना किसी चेतावनी के एक ही झटके में खुद को आर्यन के अंदर धकेल दिया। सम्राट, आर्यन चीख उठा। दर्द और खुशी के तूफान में उसने महसूस किया कि सम्राट उसे पूरा भर रहा है। सम्राट ने आर्यन को एडजस्ट होने का वक्त नहीं दिया। वाह, जोर जोर से धक्के, कठिन धक्के लगान लगा। हर धक्का आर्यन को हिला रहा था। बिस्तर की लड़की आवाज कर रही थी, मेरा नाम लो। सम्राट गुर्रिया, बोलो तुम किसके हो? मैं तुम्हारा हूं। सम्राट, सम्राट, आर्यन सिसक रहा था। हर धक्के के साथ सम्राट का नाम ले रहा था। सम्राट गंदी बात कर रहा था, तुम कितने टाइट हो, तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया था। बस वो सम्राट को अपने अंदर, अपनी रूह तक महसूस कर रहा था। अध्याय 40, हर जगह और हमेशा के लिए। रात लंबी थी और सम्राट की भूख मिट नहीं रही थी। बिस्तर पर खत्म होने के बाद भी सम्राट नहीं रुका। उसने आर्यन के हाथ खोले, लेकिन सिर्फ उसे उठाने के लिए। सम्राट ने आर्यन को गोद से उठाया और दीवार से लगा दिया। रुक जाओ सम्राट, मैं थक गया हूं, आर्यन ने हाँफते हुए कहा। उसकी पैर कांप रहे थे। मैंने रुकने के लिए नहीं कहा, सम्राट ने आर्यन की गार्डन पर किस करते हुए कहा और फिर से शुरू हो गया। दीवार के बाद दरवाजा, फिर जमीन, फर्श। सम्राट ने कमरे के हर कोने में आर्यन को प्यार किया। रात भर सम्राट आर्यन के अंदर रहा, उसे बार बार याद दिलाता रहा कि वो उसका मालिक है। जब सुबह की पहली किरण आई, आर्यन बेहोश होने की हालत में बिस्तार पर गिरा हुआ था। उसके शुद्ध शरीर पर सम्राट के प्यार के निशान थे। सम्राट ने आर्यन के माथे को चूमा। उसकी आंखों में अब शांति थी। अब तुम भाग नहीं सकते, सम्राट ने फुसफुसाया आर्यन को चादर उड़ाते हुए, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर मेरी जान बसती है।